कल हमने इकोनॉमिक और अर्थव्यवस्था का एक्चुअली में काम के बेसिस पे डिवीजन देखा, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब अगर हम आगे आते हैं, अब इसका डिवीजन करेंगे किस बेसिस पे ऑर्गेनाइज्ड है। दो सेक्टर हैं इसमें, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एक है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, ये दो भाग और हैं इकोनॉमी के, जिनमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब कल मैंने जब अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा था, मैंने अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन आपको बताई, परिभाषा समझाई, उसके बाद आपको समष्टि और व्यष्टि बताया। अलग होता दादा। क्रेता, कोई सामान आप खरीदते हैं वो क्रेता हो गया, कोई सामान आप बेचेंगे तो आप विक्रेता बन जाएंगे, ठीक है। बायर और सेलर कहते हैं अंग्रेजी में। बायर मतलब खरीदने वाला, सेलर मतलब बेचने वाला। वही हाल है क्रेता और विक्रेता में। क्या ना, डेबिट क्रेडिट अलग चीज है। एक एक टाइम पे आएंगी। डेबिट क्रेडिट अब बैंकिंग आएगी, अभी तब आएगा, ठीक है। तो एक एक स्टेप वाइज चलते हैं। अभी मेन फोकस ये है कि जनरल इकोनॉमिक्स पहले कवर करा दी जाए, जो जीएस में भी आएगी ना, तो बाकी डबल ए वाला बाद में देखते हैं। अभी क्या करेंगे, जो जीएस का पार्ट है और उसका जनरल इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है। जो जीएस वाले पार्ट हर एग्जाम्स में भी आते हैं, जितने भी एग्जाम्स आप देते हैं जनरल इकोनॉमिक्स के, वो वाले पार्ट कवर हो जाएं, फिर उसके बाद आगे कवर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब आते हैं हम संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र पे। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट कहीं? नहीं ना। मैं इसलिए टाइम ले रहा हूं क्योंकि आप लोग, हाँ नहीं, टर्सरी ब्लू कलर ना, हाँ व्हाइट। टर्सरी कहाँ पढ़ा था? लूसन दिखाओ नजर। टर्सरी में होगा। व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर आता है जहां पे आप कुछ काम धाम करते हैं तो आपको धूल धक्कड़ लगती है, वो सॉफ्ट फ्लोर पे लगेगी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो वो क्या कहलाएगी? ब्लू कॉलर जॉब। सेकेंडरी में आएगी। व्हाइट कॉलर जॉब टर्सरी में आती है। व्हाइट कॉलर जॉब मतलब आप ऑफिस में बैठे वर्क कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, डिसीजन मेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईटी सर्विस में जो सर्विस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये सब क्या होंगे? व्हाइट कॉलर जॉब, ठीक है। ये है। हाँ बताइए, और क्या पूछ रहा था? तृतीयक वाले में ये था, पहले तो आपका रॉ मटेरियल बना जो नेचर से आ रहा है, नेचुरल चीज, ठीक है। उसको प्रोसेसिंग की गई कृत्रिम चीजों से। देखो पहले नेचुरल चीज रही, नेचुरल चीजों में जब कृत्रिम इन्वॉल्वमेंट हो गया तो क्या हो गया? वो सेकेंडरी सेक्टर। अब आपके पास प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट चाहिए, जो मार्केट डिसीजन मेकर हो गए। अब मार्केट में और भी कई चीजें आएंगी, पैसा कहां से आएगा जाएगा, उसका प्लेटफॉर्म क्या होगा बेचने का ऑनलाइन, तो वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई, आईटी कम्युनिकेशन, मोबाइल सेक्टर, रिसर्च, ये सब किस में आ गया? टर्शियरी सेक्टर में, जहां पे फर्दर कोई प्रोसेस नहीं होना, वो डायरेक्ट पैसे वहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा, ठीक है। एक्चुअली में अर्थशास्त्र सबके लिए नया होता है, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में कम यूज तो करते हो, लेकिन आपको टर्म नहीं पता होता। अर्थशास्त्र तो सब कुछ है, कल समझाया था ना घर परिवार को रिलेट करके, सब कुछ था ना जोड़ के। कोई भी चीज आप कर रहे हैं इकोनॉमी के लिए, पढ़ क्यों रहे हो? यहाँ तैयारी किस चीज की कर रहे हो? जॉब से क्या आएगा? पैसे से क्या होगा आपका?
क्या होगा? आपकी जरूरत की चीजें पूरी होंगी ना, आपका रिसोर्सेज डेवलपमेंट, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब बनेगा कि नहीं? बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवा पाएंगे कि नहीं आप लोग? रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कर पाएंगे कि नहीं पैसे से? ये क्या है? इकोनॉमी की साइकिल ही तो है। आप अपनी स्किल से तो डेवलप कर रहे हैं, स्किल बढ़ा रहे हैं, एजुकेशन स्किल बढ़ा रहे हैं, कंपटीशन देंगे, कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे, जॉब मिलेगी आपको, उसके बाद क्या होगा? आपके पास पैसा आएगा। ये भी एक इकोनॉमिक प्रोसेस है ना, और ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना। जब डेवलपमेंट ही हो रहा है, इकोनॉमी ही तो कर रहे हो आप, कुछ और कर रहे हो नहीं ना। क्या हुआ? बहुत शांत शांत क्लास क्यों है? मतलब थोड़ा आ जाओ, आ जाओ। नहीं समझ में आया तो सब खाना खा के नहीं आए हो क्या? यार हम इतनी दूर ट्रेवल करके आए तो बोल रहे हैं खड़े खड़े, अब तुम लोग बच्चे हो भी, आवाज मुंह से निकलनी चाहिए ना। बहुत बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब हम आते हैं संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र पे। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र अगर देखते हैं तो क्या है? संगठित क्षेत्र अगर देखते हैं, यार कल वाली चेयर चली गई क्या यहाँ से? छोटी हो रही है। हाँ, संगठित क्षेत्र क्या होगा? ये क्लास है, ठीक है। आप सब लोग अभ्युदय में रजिस्टर हैं, ठीक है। फैसिलिटी मिल रही है आपको सरकारी, सारी सुविधाएं मिल रही हैं आपको, बैठने की सुविधा मिल गई और ये सारी चीजें मिल रही हैं। आप एक जगह रजिस्टर हैं, आपका अटेंडेंस लग रहा है, सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में सुविधा मिल रही है। ये क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज है ना, ऑर्गेनाइज वर्ड आ रहा है ना यहाँ पे, इंग्लिश में करके हैं, हिंदी में संगठित। एक संगठित हो गया ना, चीजें सिस्टमेटिक ढंग से हो गया, ये क्या हो गया? संगठित क्षेत्र। अब यही अगर हम इकोनॉमी में देख लें, इकोनॉमी में उन वर्करों को देखेंगे या उन लेबर फोर्स को जो गवर्नमेंट की स्कीमों के तहत, सरकार की योजनाओं के तहत रजिस्टर हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा जैसे उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, पेंशन स्कीम हो गई, उनको इंश्योरेंस स्कीम हो गई, उनको एक्सीडेंटल स्कीम हो गई, जहां पे जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब की सिक्योरिटी हो गई, परमानेंट है कि इतने दिन पे सैलरी मिल ही जाएगी, इतने दिन पे इतना पीपीएफ कट जाएगा, सुनते होंगे ना, घर में लोग जॉब करते होंगे, कट जाएगा, तो ये परमानेंट टाइप की जॉब हो गई। और ये क्या हो गई? क्योंकि ये सब चीजें रजिस्टर्ड हैं और इसमें गवर्नमेंट की योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है, इसलिए ये क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे होंगे इस तरह से, जो बड़ी एमएनसीज में, गवर्नमेंट सेक्टर में, पीएसयू सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो यहां से इकोनॉमी जनरेट हो रही है, ये संगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हुई, ठीक है। अब यहीं पे असंगठित क्षेत्र क्या होगा? हम कहीं आए सेमिनार लेने, मान लिया पहले दिन का सेमिनार याद करो, कोई आया, किसी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था ना, कोई भी आके बैठा चला गया, उसको पढ़ना नहीं पढ़ना है, मन किया बैठा, नहीं तो नहीं, ठीक है। क्या मिलेगा उनको, क्या फायदा मिलेगा, कोई बात नहीं, कोई कुछ पता नहीं, वो बैठे ना बैठे, हम कुछ पूछेंगे उनसे, उनको जाना है जाए, उनका मन करे बैठे, बिखरी हुई। यस, तो जो छोटे जॉब्स हैं, जैसे आप कहीं किसी मॉल में जॉब कर रहे हैं, जोमेटो वाले जानते हैं आप लोग, जोमेटो स्विगी वाले जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, डेली वेजेस जो वर्कर जो काम कर रहे हैं, इन सबको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कब तक जॉब रहेगी कुछ पता नहीं, और कब तक इनको कोई गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा, कोई पेंशन की बेनिफिट, पीएफ बेनिफिट, या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका बेनिफिट, ये सब नहीं है। और कोई इवन रजिस्टर भी नहीं है सरकार के पास, आप कहीं जाके 4 दिन काम करके चले आ रहे हैं, जैसे लेबर क्लास हो गई, लेबर जाके कहीं पे वर्क करके आई दिहाड़ी पे, उनका नहीं हुआ। छोटी छोटी कंपनियों में 4 दिन पता चला काम बढ़ गया तो उन्होंने वर्कर हायर कर लिया, फिर बाहर निकाल दिया। तो इनकी कोई सामाजिक सुरक्षा है क्या? नहीं है। तो ये जो इकोनॉमी, जो इसके थ्रू अर्थव्यवस्था,
जो पैसे का जनरेशन, जो बिजनेस होगा, ये इकोनॉमी जो होगी, अर्थव्यवस्था, इस तरह के लोग जहां पे काम करेंगे वो क्या होगी? असंगठित क्षेत्र। समझे? संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में पता चला अंतर? यही है अंतर। एक हो गया जहां सामाजिक सुरक्षा स्कीमें, गौरव सरकार की योजनाएं, ये सब चीजें लागू हैं, और एक टाइम पे उनको प्रॉपर सैलरी, उनकी जॉब की सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी हिंदी में बताएं, नौकरी की आपकी सुरक्षा ना। जैसे सरकारी नौकरी आप लोग क्यों चाह रहे हैं? बड़ी कंपनी जो एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज का नाम सुना है सबने? उनमें भी जॉब सिक्योर रहता है ना। टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, एलएनटी ग्रुप हो गया, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, यहां सब भी लोग जॉब करते हैं। कई देशों में फैली होती है, इसीलिए इनको मल्टीनेशनल कहा जाता है, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज। कई देशों में इनकी ब्रांचेस फैली होती हैं। यहां भी काफी जॉब सिक्योर होती है, यहां पे भी गवर्नमेंट की सारी योजनाएं लागू होती हैं। अब जैसे कोई लेडी काम कर रही है किसी क्षेत्र में, तो उसको मैटरनिटी लीव मिलती है। मान लिया शादी हो गई लेडी की, लड़की की, बेबी होने वाला है, तो उसमें उसको उस ड्यूरेशन में उसको टाइम चाहिए होता है ना, 6 महीने का, 26 वीक का कुछ छुट्टी चाहिए। तो अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होगी, असंगठित क्षेत्र में, तो उसकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि वहां छोटे टर्नओवर वाले बिजनेस है, वो बैठा के पैसे नहीं दे सकते, उनकी भी अपनी मजबूरी है। जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है तो छुट्टी पे जाना चाहती है, तो उसको उसके थ्रू पैसे मिलते हैं। हाँ, आ रहे हैं उस बात पे। अभी हम असंगठित क्षेत्र बता रहे हैं ना। तो इसमें क्या होगा, ये सामाजिक सुरक्षा यहाँ पे नहीं मिली हुई है। तो ये असंगठित क्षेत्र में, इसमें क्या है कि जैसे कोई, कई बार होता है कि खेतों में कोई काम कर रहा है, किसी कंपनी में जाके कुछ दिन दिहाड़ी पे काम कर रहा है, कुछ जरूरत पड़ी, घरों में काम कर रही है मेड्स, इस तरह की, इनको क्या ये सब कोई देगा सैलरी? नहीं देगा। सरकार कोई की किसी योजना के तहत रजिस्टर हैं क्या ये लोग? नहीं। इनके अगेंस्ट कोई अगर इलीगल एक्टिविटी भी होती है, इलीगल एक्टिविटी, गैर कानूनी, तब भी क्या इनको सुरक्षा मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अभी ये जब संगठित क्षेत्र में होंगी, बड़ी एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनी, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होती है, या सरकारी सेक्टर में हुई, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे इनको जो 24 वीक मैटरनिटी लीव के तहत अलाउड सरकार की तरफ से, वो मिलेगा, और साथ में छुट्टी भी मिले, पैसे भी मिलेंगे, सैलरी भी नहीं कटेगी, क्योंकि बड़ी कंपनियों के टर्नओवर बड़े होते हैं और उनका हर एक चीज सिस्टमेटिक ढंग से होता है। उनके पास अलग वर्कर्स, अलग एम्प्लॉय होते हैं जो उस काम को टेक ओवर कर लेंगे कुछ दिन, ठीक है, और उस तरह की भी सुविधाएं देंगे जो आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। आपको कम्युनिकेशन सिखाएंगे, आपको पहनना ओढ़ना कैसे है, लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, ये सब भी चीजें सिखाई जाती हैं, ट्रेन किया जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, हर एक चीजें, और आपको सोशल वेलफेयर चीजें सिखाई जाएंगी। तो आपके स्किल्स भी इंप्रूवमेंट यहां पे कराए जा रहे हैं। आपका पीएफ कटेगा, आपको कई एनपीएस सिस्टम जो चलता है आजकल पेंशन की स्कीम के तहत, उसमें भी सुरक्षा मिलेगी, कई इंश्योरेंस सिस्टम मिले रहते हैं, और आपको सैलरी ये भी रहता है कि मंथ के फला डेट को सैलरी आ ही जाएगी, फिक्स है, ठीक है। और इसमें किसी भी एम्प्लॉय का, जो वर्कर्स हैं वहां पे, उनका हैरेसमेंट भी, हैरेसमेंट मतलब, अच्छा समझ रहे हैं ना सब? कोई नहीं समझ रहा था हैरेसमेंट? कौन नहीं समझ रहा था? हाथ उठा। शोषण होना, आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती करे, जबरदस्ती आपसे 8-10 घंटे 15 घंटे काम करवाया गया, आपको पैसे नहीं मिले टाइम पे, आपसे 10 दिन काम करवाया गया और पता चला सैलरी दे ही नहीं रहे, आप 10 दिन चक्कर आपसे लगवा रहे हैं, फिर आपसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, इस तरह की घटनाएं संगठित क्षेत्रों में नहीं होती है। ये फायदा है संगठित क्षेत्र का। और असंगठित क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं जनरली होती रहती है, क्योंकि हर जगह रूल्स लागू कर पाना, क्योंकि जब तक आप रजिस्टर कहीं नहीं होंगे
तब तक आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। आपको किसी ने 4 दिन के लिए हायर किया काम करने के लिए, अब आपकी मजबूरी थी, आपने किया, वहां पे आप किसी शिकायत करने भी नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है। और असंगठित क्षेत्र में ज्यादातर वो है कि नॉन स्किल्ड जॉब है, कम स्किल वाली जॉब होती है ना। तुम लोग इस तरह से रिस्पॉन्स मतलब जैसे लग रहा है कि बहुत नई नई बातें सुन रहे हो। ये सब तुम्हारे समाज में हो रहा है चारों तरफ, जस्ट सोचो ना, हो रहा है कि नहीं अगल बगल। जरा सराउंडिंग देखो अपने घर के अगल बगल, लोग ऐसा होता है कई कोई गए आपके भैया पापा या कई बार सुने होंगे, जाते होंगे बाहर काम करके आते होंगे, यहाँ पे जो बच्चे हैं मतलब ज्यादातर ऐसा तो है नहीं कि बहुत वेल ऑफ फैमिली बैकग्राउंड से हैं, सबके अगल बगल गांव घर तो होंगे ना, वहां तो देख रहे होंगे ना आप मनरेगा की जॉब क्या है, 100 दिन का वो जॉब है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है ना इतने दिन में जॉब मिलेगा हमेशा। अब उसमें ये असंगठित क्षेत्र में कंटिन्यूअस जॉब अवेलेबल है, असंगठित क्षेत्र में कब आपके पास जॉब रहेगी कब नहीं रहेगी सीजनल भी हो सकता है, ये है ना। तो उसमें कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है आपकी कि आपके पास पैसे आते रहेंगे, आप घर की प्लानिंग कर सकें, आप गाड़ी की प्लानिंग, बच्चों की प्लानिंग, आप अपने किसी तरह पेट पालने की प्लानिंग कर सकते हैं, यह है ना समस्या इसमें। और इसमें सरकार की कोई स्कीम भी योजना भी नहीं लागू हुई, तो इसमें आपको कोई और सुरक्षा नहीं मिली। तो ये है असंगठित क्षेत्र, और एक हो गया संगठित क्षेत्र। तो हमारे यहाँ जो जॉब ज्यादातर अवेलेबल हैं अपने देश में, लगभग 90% असंगठित क्षेत्र है, 90, 90, 91%। क्या है, क्या बतिया रहे हो, असंगठित क्षेत्र है। लगभग 8 या 9% ही क्या है, संगठित क्षेत्र है। तो ये संगठित क्षेत्र का रोजगार बढ़ाना पड़ेगा ना धीरे धीरे, और हम लोग उसके लिए क्या होगा, बड़े बड़े कारपोरेट चाहिए, एमएनसी चाहिए, क्योंकि सरकारी पोस्ट तो लिमिटेड है ना, लिमिटेड। और बाकी अगर एमएनसीज बढ़ जाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां बढ़ जाएंगी, तो संगठित क्षेत्र की जॉब बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, और सरकार को कई चीजों पर रेगुलराइज कर देगी, उससे लोगों को टाइम पे सैलरी मिलती रहेगी और टाइम पे लोगों का डेवलपमेंट होता रहेगा। अब असंगठित क्षेत्र में से अगर लोग संगठित क्षेत्र की तरफ ज्यादा जाएंगे तो क्या क्या फायदे होंगे लोगों के। एक लोग अगर जॉब घर में कर रहे हैं तो उनके बीवी बच्चे या हस्बैंड बच्चे, तो दोनों हो सकते हैं, वाइफ भी जॉब कर सकती है, हस्बैंड भी जॉब कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं ना, कोई भी जॉब कर रहा है, पूरी फैमिली सिक्योर है। तो बच्चों की पढ़ाई, जो बेसिक आपकी चीजें हैं, घर गाड़ी खाना पीना रहना कपड़ा, इन सब चीजों की सुरक्षा हो जाएगी ना। और जब आपके फादर या आपकी इनकम सिक्योर रहेगी तो बच्चों में भी एक अपब्रिंगिंग अच्छी होगी, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइसेस बढ़ जाएंगी, आपका दिमाग चौतरफा चलेगा। जैसे आपके पास पैसे ना हो, आप कहीं वेल ऑफ फैमिली में नहीं, तो आपका जो डेवलपमेंट होगा, कोई वेल ऑफ फैमिली नहीं है, आपका जब डेवलपमेंट यहां पे होगा तो आपके पास बहुत सी चीजें, बचपन की ही बेसिक नेसेसिटी की चीजें, आपकी जरूरतें नहीं पूरी हैं, तो आप इकोनॉमी के और ज्यादा दिमाग दौड़ा पाएंगे क्या। आपका बेसिक एम होगा जो बचपन में आपके डेवलपमेंट होने चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए, आपके अंदर जो स्किल्स डेवलपमेंट होनी चाहिए, उठने बैठने चलने फिरने का तरीका, आपको कैसे क्या क्या स्किल सीख सकते हैं, बहुत से स्किल्स है ना समाज में, और आपके पास अप्रोच क्या है, आपके पास स्किल सीखने के लिए पैसे चाहिए, स्किल सीखने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, और कुछ जो मिल रही है सस्ती में वहां पे अच्छे से सिखाया नहीं जा रहा। तो ये सब समस्याएं पैसा ना होने की वजह से है ना। और अगर आपके पास पैसा है तो आप कई जगहों पे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, कई जगह आते जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों से मिलते हैं, तो आपकी स्किल्स ऑलरेडी इंप्रूव होती जाती है, और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नजरिया आता है कई तरह के, कहां पे क्या चीज मिलेगी, क्या सीखने से कौन सी जॉब मिल जाएगी, क्या सीखने से हम आगे फ्यूचर में और बढ़ सकते हैं, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ, मैटेरियलिस्टिक ग्रोथ कैसे होगा, इन सब पे आप काम कर सकते हैं।
अब जैसे आप लोग आपस में ही देखते होंगे उन बच्चों के, जिन बच्चे अच्छे परिवार से, जिनके मम्मी पापा ठीक ठाक कंडीशन में होंगे, उनके कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी लर्निंग कैपेसिटी, और एक बच्चा जो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जहां पे चीजें उसको डे टू डे चीजों के लिए भी फाइट करनी पड़ रही है, उसके डेवलपमेंट तो छोड़ो, उसकी बीमारी पे भी कोई फोकस नहीं कर रहा। बीमार पड़ गया, पैसे नहीं है, तब भी सोच रहा है ये तो अपराध हो गया, क्यों पैसा खर्च करवा रहे हो इस पे, तुम्हारी गलती है, तुम बीमार पड़े हो। तो आप उस टेम्परामेंट में जी रहे हो, तो आपका जो डेवलपमेंट ओवरऑल होना चाहिए था, तो आप तो की एनर्जी कहां जा रही है, उन बातों को निगेट करने में और अपनी बीमारी पे। होता है ना गरीबी में बहुत सी बीमारियां, कहते नहीं, गांधी जी ने कहा है ना, गरीबी इज अ सिन। गरीब होना ही अपने आप में पाप है ना। सोसाइटी में कोई आपको पूछेगा नहीं, आपके पास वेल ऑफ नहीं है चीजें, आप लोग किसको फॉलो करते हो, आप खुद से पूछो ना। गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मर जाना बहुत गलत है। यस, हाँ, लेकिन आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल बहुत हो जाता है ना चीजें आपको डेवलपमेंट करने के लिए। अब लेकिन उसमें एक ही दो लोग ऐसे होते हैं जो उस ट्रैप को तोड़ के आगे बढ़ पाते हैं, बाकी तो कई उसी साइकिल में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि माँ बाप उतने एजुकेटेड नहीं, उन्हें एजुकेशन का मतलब नहीं पता चल रहा बच्चे हो रहे हैं तो बच्चों को भी अपने ही काम में लगा दिया उन्होंने सुबह से शाम, और खाना पीना ढंग से हुआ नहीं तो कई तरह के माल न्यूट्रिशन है उनके अंदर, कई तरह के तत्वों की कमी है, न्यूट्रिएंट, स्वास्थ्य तत्वों के लिए कुछ चाहिए होते हैं ना, जिंक, फास्फोरस, ये सब चीजें ये पढ़ते हो ना कि इस कमी से ये बीमारी हो जाती, इस कमी से ये बीमारी हो जाती, इस तरह की समस्याएं आती है ना हमारे यहाँ। तो ये सब समस्याएं क्यों आ रही हैं, पैसे नहीं है, सब कुछ इकोनॉमी है। तो कुल मिला के आपको इकोनॉमी की चीजें ऐसे ही रिलेट करके पढ़नी है कि हेल्थ चाहिए, शिक्षा चाहिए, अगर आपको आगे वाली लाइफ अपनी सिक्योर करनी है, अच्छे से बनानी है, तो आपके पास अभी एनर्जी है, आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, और इसको यूटिलाइज अच्छे से करिए और आप आगे बढ़ जाएंगे। अब जब संगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की तरफ जाएंगे, लोगों का जब पे स्केल बराबर और समय पे सैलरी मिलती रहेगी, तो ये सब जरूरतें उनके नीचे वाली जनरेशन, जो आप लोगों के नीचे जनरेशन होगी, आप उनकी सारी चीजों को पूरा कर सकेंगे और आप ग्रोथ के आगे बढ़ जाएंगे। और जब पूरा समूह आगे बढ़ने लगेगा तो देश का भी विकास हो जाएगा। समझ गए? संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में और कुछ तो नहीं बताना, ठीक है? बाकी बुक्स में भी लिखे हैं, लाइनें तो बुक्स में भी लिखी सीधी सीधी। अगला डिवीजन जो है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर है, ठीक है? निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, ठीक है? निजी क्षेत्र का मतलब ये होता है, कोई कंपनी है जिसका 52 या 53% से ज्यादा, 50% से ज्यादा, जनरली 50 और 51% से ज्यादा शेयर किसके पास है, उस कंपनी के मैनेजमेंट निजी हाथों में, प्राइवेट कंपनियों के पास। मतलब जैसे क्या नाम है, पलक की कोई कंपनी है, तो पलक की कंपनी कब कहलाएगी इनकी कंपनी, जब इनका शेयर 50%, 51% से ज्यादा होगा। अब ये प्राइवेट पर्सन है तो इनकी कंपनी क्या हो गई, प्राइवेट हो गई, निजी हो गई। अब यहीं पे अगर सरकार का शेयर 51% हो जाए तो क्या हो जाएगी, ये गवर्नमेंट सेक्टर, जिसका शेयर ज्यादा वो क्षेत्र हो जाएगा। निजी क्षेत्र का ज्यादा है तो निजी क्षेत्र की, और अगर सरकारी क्षेत्र का ज्यादा है तो सरकारी क्षेत्र की। इसी बेसिस पे पीएसयू सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यूनिट होती हैं, जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एनटीपीसी, इस सब में किसका शेयर ज्यादा है, सरकार का, इसीलिए पब्लिक सेक्टर यूनिट कहलाती हैं। जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, एलएनटी ग्रुप हो गया, इस सब में किसका शेयर ज्यादा है, निजी क्षेत्र का। ये सब प्राइवेट कंपनियां है ना।
तो ये क्या हो गई, निजी कंपनियां हो गई। फेसबुक हो गया, फेसबुक तो सब यूज करते हो, ये क्या आ गई, निजी कंपनी हो गई। तो ये अंतर है प्राइवेट सेक्टर और निजी क्षेत्र में, समझ गए। यहां सब पे किसी को डाउट कहीं, इसमें कुछ ऐसा लिखना और क्षेत्र नहीं बनाना था, सिर्फ आप इकोनॉमी के जो लिखिए, जैसे कल मैंने डायग्राम बनाया था, इकोनॉमी लिख दीजिए और वहां पे लिख दीजिए कल 3 क्षेत्र लिख लिया था। इसी तरह आप 2 क्षेत्र पहले लिखिए, संगठित असंगठित, उसके बाद ये वाला लिख लीजिए और उसी में ये 1-2 लाइनें अपनी पॉइंट वाइज लिखिएगा। जैसे लिख शेयर अगर गवर्नमेंट का है, ये क्या हो गई, पब्लिक सेक्टर। और यहाँ पे अगर प्राइवेट है तो आप लिखिए 51% किसका है, ग्रेटर देन और इक्वल टू प्राइवेट सेक्टर का। ये मैथ वाली लाइन आप यूज कर लीजिए, तो आपका ये नोट्स बन गया ना, आपको देख ही समझ में आ जाएगा ना, ये नहीं आया समझ में। ऐसे ही तो नोट्स बनाए जाते हैं। अब वो खर्रा हुआ लाइन लिखेंगे तो किताब हो जाएगी फिर तो। इतना आप लिख देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल समझ में आता है ना, किसी को नहीं आता, किसको नहीं आता, हेजिटेंट मत होना, हाथ उठा देना, तो हम सुनील सर से बोल देंगे बताने को। आता है ना सबको, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल, इस तरह के सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल यूज करके आपके नोट्स आसान हो जाते हैं ना। तो आपने इसके लिख दिया प्राइवेट सेक्टर हो गया इसके बराबर या इससे ज्यादा, और वही हाल पब्लिक सेक्टर में। अब इसी तरह संगठित क्षेत्र वाला लिखेंगे तो उसमें लिख देंगे गवर्नमेंट की योजनाओं के तहत रजिस्टर नहीं है और उसमें सैलरी समय पे नहीं आ रही है। जितना समस्या मैंने जो आपके सिनेरियो से रिलेट कर दिया, तो आपके पास बहुत से पॉइंट मिल गए संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र लिखने के, और आपको फायदे नुकसान भी पता चल गए ना। अब आगे चलते हैं, अब आगे आते हैं, इकोनॉमी और डिवाइड है। कैपिटल मार्केट, नहीं सुने, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था, सुने ये। तो अभी क्यों पढ़ोगे हैं, वो तो जब हम बीओपी पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, अभी तो पढ़ाएंगे भी नहीं उसको। ठीक है, क्या हुआ, सब इतने शांत क्यों हो, अर्थव्यवस्था के टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं क्या, मतलब रिलेट करना मुश्किल हो रहा है आप ही के अगल बगल सारी चीज। अच्छा, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित है, बाजार है या सामाजिक है, मिश्रित है ना, ठीक है। अब हम बाजार अर्थव्यवस्था पे आते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जहां पे सरकार का कोई, यस, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है और वहां पे सब मार्केट आपस में, मार्केट फोर्सेस आपस में एक दूसरे से कंपटीशन के बेसिस पे वर्क करती हैं, ठीक है। और इस तरह की अर्थव्यवस्था अमेरिका, हांगकांग, यहां सब पाई जाती है। यहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लगभग ना के बराबर है। अब इस पे एक कहानी है बहुत बड़ी कि अर्थव्यवस्थाओं के पीछे, पहले अर्थव्यवस्था एक्चुअली में जब कॉलोनियल पीरियड आया था 1400 में आया था ना, कि हर जगह सब जाके सब जगह कब्जा कर रहे थे, हर कॉलोनी बना रहे थे अपनी अपनी,
और उसमें ये देखे होंगे कि कोई कंपनी अपना प्रोडक्शन कर रही है, फिर उसके लिए क्या ढूंढती थी? बाजार। इतिहास पढ़े ना तुम लोग यार, इतिहास पढ़ लिए हो ना? तो क्या यार 7, 6, 7, 8 तो पढ़ के आए हो, और 9, 10 भी पढ़े हो। 10th तक तो कंपलसरी सोशल साइंस पढ़ाया जाता है, तो इसलिए ये मत कहो कि यहां पढ़ाया नहीं गया तो नहीं पढ़े हैं ना। अब ये ना कहो कि यहाँ पे ABCD नहीं पढ़ाया जा रहा, तो हमको ABCD भी नहीं आते हैं। क्यों फ्रेंड्स? कितने लेटर होते हैं हिंदी में? हिंदी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? 51? पहले तो तुम कुछ और बोले थे। क्या नहीं आती है? क्या नहीं आती है तुम्हें? हिंदी नहीं आती? अच्छा, कितने सब्जेक्ट थे तुम्हारे 10th में? 10th में? अब बताओ, इतने आसान आसान क्वेश्चन भी नहीं आ रहे? आ जाओ आ जाओ। ट्वेल्थ में कितने सब्जेक्ट पढ़े हो? 5 पढ़े हो? ये से पूछ रहा हूं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था एक्चुअली में क्या है, स्टार्टिंग से ही काम करेगी। पहले तो हमारे यहाँ क्या था, इंक सिस्टम था हर जगह देश दुनिया में। उसके बाद जब कंपनियों ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो उनको मार्केट की जरूरत पड़ी, वो मार्केट के लिए क्या बनाना चालू की? उपनिवेश। औपनिवेशिक कहते हैं ना, औपनिवेशिकवाद। औपनिवेश बनाना, दूसरी कंट्रियों को अपना गुलाम बनाना, वहां मार्केट खोजना चालू किए। ठीक है, तो वहां से वो क्या किए, रिसोर्सेज ले आए अपने यहाँ, रॉ मटेरियल, कच्चा माल अपने यहाँ लेके आए, और क्या किए, वहां से अच्छा माल और प्रोडक्शन माल क्या किया, सप्लाई किए। सब लोग जमाई लोगे तो हमें भी आने लगेगी। कई लोग जमाई लेते हुए दिख रहे हो, इसलिए पानी पी लो सब लोग। कहा जाता है ना कि ड्राइवर की सीट के बगल नहीं बैठना चाहिए ना, वो जमाई लोगे तो उसको भी आने लगेगी। होता है ना, अभी क्लास में जैसे सब लोग 3-4 लोग जमाई लेना चालू हो गए तो पूरी क्लास जमाई लेने लगेगी। ठीक है, तो अब आते हैं यहां। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, मार्केट के फोर्सेस के बेसिस पे औपनिवेश डेवलप हुआ। इन्होंने कई कंट्रियों को अपना निवेश बनाया मार्केट का, अपने फिनिश्ड गुड, मतलब जो गुड्स यूज होने लायक होते थे सामान, उसे वहां बेचा और वहां से कच्चा माल अपने यहां ले जाते थे। तो ये यहां पे क्या कर रही थी, अलग अलग कंपनियां थी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सरकार नहीं थी पहले। जो हमारे यहाँ कंपनी ने पहले कब्जा करना चालू किया, वो मार्केट के लिए ही आई थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। कई स्पेन की थी, कुछ पुर्तगीज थे, कुछ फ्रेंच के थे, फ्रांसीसी थे ना, ये तो पढ़ा था, और कुछ अंग्रेजी थे, डच भी थे। ये सब आए थे इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी करके, कि पूरब में ईस्ट इंडिया कंपनी करके वो कंपनियां यहाँ पे आई, अपना बिजनेस फैलाई। तो यहाँ पे सब क्या था कि सरकारों का इसमें रोल नहीं था कुछ। तो यहां सब इकोनॉमी किस बेसिस पे चलना चालू हुई, अलग अलग कंपनियों के सप्लाई और डिमांड पे। ठीक है, उसके बाद उसी समय 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में ही एक इकोनॉमिस्ट आए, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ ने क्या कहा, इस बाजार अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया। उन्होंने इसी के रिलेटेड कई थ्योरियां दी, कई
थ्योरीज दी। तो एडम स्मिथ की जो थ्योरी आई उसके बेसिस पे ही दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं क्या हुई, बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हुई। तो कई चीजों का जन्म हुआ, कई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए उसके चक्कर में। औद्योगिक क्रांति पढ़े थे ना आप लोग, भाप इंजन बना था पहले, उसके बाद सब कुछ मशीनीकरण होने लगा। हमारे यहाँ क्या था, हैंडीक्राफ्ट सिस्टम था, हाथ से बनी चीजें थी, इसलिए हमारे यहाँ के सामानों का महंगा पड़ता था और उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं होती थी। और वहां पे मशीनों से उत्पादन होने लगा और यहां से कच्चा माल वहां जाने लगा। ठीक है, तो धीरे धीरे इस तरह प्रोसेस से दुनिया में क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया 1929 1929, और 1929 के पहले क्या हो चुका था, वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। और उसके बाद 1929 में यह कंडीशन हुई कि जब सब कंपनियां आपस में ही इतना कंपटीशन और एक दूसरे के प्रति बाजार को कब्जा करने की होड़ मचा रखी थी, तो यहां पे डिमांड और सप्लाई को मैनेज करना, लेबरों की कंडीशन, वर्कर्स की कंडीशन जो है बहुत खराब होती जा रही थी। और ये सब डेवलपमेंट पे नहीं, सिर्फ अपने फायदे पे फोकस कर रही थी। तो डिमांड और सप्लाई कब होगी, जब जैसे इस क्लास के 3-4 लोगों के अमीर हो जाने से तो इनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा ना। जैसे मान लिया ये पूरा देश है हमारा, अब इसमें 2-4 लोग अमीर हो गए, प्रोडक्शन बना रहे हैं, सबसे काम ले रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो उनको, और उनके उपभोग के सामान अगर उनको नहीं, लोग उनके पास खरीदने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये कितने दिन तक अमीर बने रह पाएंगे, नहीं बने रह पाएंगे ना। अब इनके पास पैसे तो सर्किल में चलनी चाहिए ना, पैसा आया पैसा गया, फिर पैसे का प्रोडक्ट बना, पैसे का प्रोडक्ट बना, ये होगा ना। तो उसके बाद ये सिस्टम आया, कंडीशन ये हो गई कि डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम समझे नहीं, नहीं, सामंजस्यता, सामंजस्य, ये समझी नहीं, समझ आए अभी, संतुलन, अब ठीक है। हाँ, मांग और आपूर्ति के संतुलन में डिसबैलेंस, असंतुलित हो गया। जब ये असंतुलित हो गया तो कई कंपनियां 1929 में डूब गईं और बहुत बेरोजगारी उत्पन्न हुई हर जगह, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, यही सब इंडस्ट्री कंपनी थी, कंट्रियां थी। तो फिर क्या आता है उस समय, एक इकोनॉमिस्ट आते हैं, कीनीज, कीनीज, जॉन कीनीज का नाम, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे सिर्फ मार्केट को पूरी तरह फ्री छोड़ देना हितकर नहीं है, यहां पे कुछ चेंजेस किए जाएं। कल आपको बिजनेस साइकिल पढ़ाई थी ना, याद आ रही है, समझ आ रहा, वही हो रहा ना कि पहले ऐसे गए, फिर आगे पॉलिसी चेंज करने के लिए दूसरे लोग आ गए ना। पहले एक लोग आए, उस समय वो सही चल रहा था, उनकी थ्योरी मानी जा रही थी। एक्चुअली में किसी की थ्योरी समाज और समय और प्लेस के अनुसार होती है, चेंज होती है ना। कोई बात आज सही है तो हो सकता है कुछ दिन बाद वो गलत भी हो सकती है ना वो सोच। साइंस क्या है, ऑलवेज इवॉल्विंग पॉइंट है ना, ऑलवेज इवॉल्व होता रहता, मतलब ऑलवेज प्रोग्रेस होता है, चेंज होता रहता है, इसमें सुधार होते रहते हैं, होता है ना। तो आपका जब कीनीज मॉडल आया, कीनीज ने कहा, कीनीज साहब ने कहा कि सरकार को क्या करना चाहिए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे एजुकेशन, शिक्षा, रोड, हॉस्पिटल्स, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, स्किल डेवलपमेंट पे कौन फोकस करेगा, सरकार, ठीक है। सरकार टैक्स लेगी और इन सब चीजों पे लगाएगी, गरीबी ये सब दूर करेगी, साथ में मार्केट के रेगुलेटर भी तय करेगी ना, मार्केट का भी चेक एंड बैलेंस मेंटेन करेगी कि कोई कंपनी, कंपटीशन एक हेल्दी रहे, ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के दूसरे की कंपनी डुबाने के लिए वही माल 10 रुपए में बेचने लगे जो 100 रुपए मूल्य का है,
कि उनका घाटा हो जाए, अपना भले घाटा चलेगा। हो सकता है ना ऐसा? हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए ना। अब ऐसे कैसे घाटा कि उसका भी घाटा हो रहा, उनका भी घाटा, दोनों कंपनी डूब जाएंगी? नहीं, ऐसा कई बार नहीं होता है। बीच में टेलीकॉम सेक्टर में आप लोग सुने रहे होंगे, फ्री में सर्विसेज दी जा रही थी, फ्री में सर्विसेज दी जा रही थी, नहीं सुने हो? जियो किसने किसने 2016 में यूज करना चालू किया था? तो क्या था उस समय? फ्री था ना टेलीकॉम सेक्टर, पूरी तरह फ्री था ना। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाया ना, मार्केट पे कब्जा करने के लिए। क्या हुआ? क्यों तुम लोग इतना सर याद क्यों नहीं आता? इतनी मेमोरी वीक पड़ गई है 6-7 साल में। वो तो छोड़ो, जो फ्री वाला मैं बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं कंपटीशन के अगेंस्ट है ना। अब वो बड़ी कंपनी है, उसको 100-200, मतलब किसी की कंपनी हो, मान लिया 2 लोग हैं, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सलोनी। अब सलोनी की कंपनी 5-6 हजार करोड़ की है, और पलक की कंपनी 100 करोड़ की है। अब मान लिया ये दोनों टेलीकॉम सेक्टर में आए, मतलब कोई प्रोडक्ट बनाए, मान लिया ये मार्कर बनाए, ठीक है, ये दोनों ही मार्कर सेल कर रहे हैं। अब ये पहले से तय प्राइस क्या था इसका? कुछ 100 रुपए में बिक रहा था, 50 रुपए में मान लिया बिक रहा था, ठीक है, 50 रुपए में मार्केट चल रही है। अब यहां पे सलोनी ने नया नया अपना मार्कर उतारा, इनको घाटा हो रहा है, लेकिन मार्केट पे कब्जा करने के लिए इन्होंने 2 रुपए का मार्कर बेचना चालू कर दिया। अब इनका सिर्फ मार्कर का बिजनेस है, ये तो गई ना बाहर। और उनका क्या होगा? बहुत ज्यादा 100 करोड़ का नुकसान होगा, क्या फर्क पड़ता है? 6-7-8 हजार करोड़ तो है हमारे पास, बाद में हम कब्जा कर लेंगे तो फिर से वापस तो ले ही लेंगे। तो क्या हुआ इससे? ये हेल्दी कंपटीशन नहीं हुआ ना। अब इसको रेगुलेट कौन करे? सरकार। इस पे चेक एंड बैलेंस कौन बनाए? सरकार। अपने यहां भी है, 2002 में बना था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, 2002 में बना था। तो किनीज मॉडल इन सब बेसिस पे आया। तो आगे इकोनॉमियां जो आई इन सब चीजों पे, अब सब देशों ने अपनी इकोनॉमी को इस वे में चलाया, फिर आगे से चल के उसको ढाला। तो हर जगह सोशल सिक्योरिटी स्कीमें चली, लेबर रिफॉर्म चले, कई तरह के लेबरों को सुविधाएं दी गई, उनकी सैलरी की कंडीशन, उनके जो सोशल सिक्योरिटी स्कीमें वगैरह हमने बताई, औरतों और बच्चों की कंडीशन, वर्किंग आवर्स उनके डिफाइन किए गए, कितने वर्किंग आवर रहेंगे कितने नहीं। वरना पहले मैटरनिटी लीव वगैरह नहीं मिलती थी। पहले मूवीज देखी है, पुरानी मूवीज कुछ, तो पता चला कोयले की खदानें, माइनिंग में कोई भी काम कर रहा है, डिलीवरी वहीं हो रही है, होता था ना। मूवीज देखते थे ही नहीं? देखे हो ना। आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कई तरह की इस तरह की न्यूज आती है ना। तो इस तरह की चीजों से उबरने के लिए सरकार का इंटरवीन करना जरूरी है। क्या हुआ? ये कहानियां तुम लोगों को रिलेट नहीं कर रही हैं? इतनी अच्छी तो कहानियां चल रही हैं यार। किसको किसको पिक्चराइज नहीं हो रहा चीजें? जब अभी 11th वाली एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, उसमें ये सब चीजें दी हुई हैं, काफी चीजें, ये चीजें आपको बताई हुई हैं। हिस्ट्री जब बताई जाती है तो उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं वहां पर। तो आप लोग थोड़ा पढ़ के आए होते तो थोड़ा और इंटरेस्ट आता। अभी चीजें क्या हो रही हैं यार, किस काम का है ये सब पढ़ रहे हैं, ऊपर से जा रहा है क्या? ना ना, तो इसलिए अब ये कहानी मैंने क्यों बताई? कहानी बताने का पर्पज ये था, हम आज किस पे रहे हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और सोशलिस्ट इकोनॉमी या सामाजिक अर्थव्यवस्था, ठीक है।
3 चीजों पे हम आ रहे हैं। तो अब बाजार व्यवस्था कहां, बाजार कंट्रोल किसके अंडर में था? बाजार के डिमांड और सप्लाई पे कंट्रोल होता है, ठीक है। मांग और आपूर्ति भी पूरी तरह चलता है, यहां पे सरकार का इंटरवेंट नहीं होता है। होता है? नहीं होता ना। तो इस बेसिस पे हम आगे अगर बढ़ते हैं फिर, तो 2 तरह की इकोनॉमियां बताई थी। अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? सोशल सेक्टर की काम कौन करेगा? सरकार, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, मार्केट को कंट्रोल करना, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बड़े हैवी इंडस्ट्रीज स्टार्टिंग में बने थे। हैवी इंडस्ट्रीज, जिन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे नहीं है, वहां पे कौन इन्वेस्ट कर देगा? सरकार। तो इस तरह, और कुछ सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जाएगा, इसमें निजी क्षेत्र का ही रहेगा, निजी क्षेत्र अपना काम करेगा, उसको सरकार सिर्फ फैसिलिटेटर, सुविधा प्रोवाइड करने का काम करेगी, बिजली, पानी, उनकी सुरक्षा को, और उनको स्किल्ड वर्कर, ये सब प्रोवाइड करेगी ना। ये तो सरकार ही दे रही ना, सुरक्षा अभ्युदय स्कीम, वही हो रहा ना। तो उसके बाद आपका ये हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहां सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी से अर्थव्यवस्था का वर्क करे, वहां क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और जहां सिर्फ निजी भागीदारी, सिर्फ निजी क्षेत्र काम करे मार्केट के फोर्सेस में, और मार्केट में कोई इंटरवेंशन सरकार, वो हो गई बाजार की अर्थव्यवस्था, बाजारू अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सामाजिक। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि सारे काम कौन करेगा? सरकार। सब कुछ, इकोनॉमी की सारी एक्टिविटी कौन करे? सरकार करे। सरकार ही सामान बनाए, सरकार ही बेचे उसको, सरकार ही सबको रोजगार दे, सरकार सबकी शिक्षा देखे, सरकार ये करे वो करे, सब कुछ करे। जितनी सारी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। पानी पी लो, दोपहर का टाइम है, नींद आना तो तय है। ये टाइम सोने का होता है ना सबका ज्यादातर। रात में सोते नहीं हो क्या तुम लोग? हैं? कम से कम मैं देख चुका हूं 10-15 बच्चों को जमाई लेते हुए इतनी देर में। कई लोग मुंह छुपा के करते हैं, कई ऐसे करके कर रहे हैं, कई तरह से हो रही चीजें। ना मुंह पे पानी डाल लो ऐसे, हैं? क्या हो रहा है? जब सामाजिक क्या वो गाना सुनना है? जब सामाजिक अर्थव्यवस्था आती है, तो जब कुछ सरकार करेगी तो यहां समस्या क्या आएगी? सबसे बड़ी समस्या आएगी यहां क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की, अच्छी सुविधाएं, अच्छी सेवाएं और अच्छे प्रोडक्ट मिलने की समस्या आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सब लोग फोन यूज ही करते हो, रात में, दिन में हमेशा यूज करते हो? अच्छा है? नहीं, फोन के बारे में सबको पता है, फोन में नेटवर्क आता है, ये भी पता है, आता है ना। कौन कौन सी कंपनियों का आता है? एयरटेल, जियो,
वोडाफोन, BSNL और आइडिया आता है अभी भी। आइडिया एयरसेल था पहले, आइडिया वोडाफोन में कन्वर्ट हुआ। और बताओ। हाँ, यूनिनॉर भी। हाँ हाँ, आती थी भाई। यस। अच्छा, पहले क्या था, 2001 के पहले तक सिर्फ एक कंपनी थी। कौन सी थी? BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड थी ना, और इसका कुछ और भी नाम था, पार्लियामेंट में नाम बताया गया था। तो जब ये स्टार्टिंग में सिर्फ एक कंपनी थी सार्वजनिक क्षेत्र की, तो मोबाइल एक्सेस सबके पास था क्या? क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, सोर्स सिफारिश से सिम मिलता था ना, ब्यूरोक्रेसी का बोलबाला, नौकरशाही का रेड टेपिज्म, और जो नौकरशाह वहां बैठता था वो अपने आप को भगवान समझने लगा था। होता था ना कि आपके टैक्स के पैसे से काम करे और आप ही को आंख दिखाए। यही होता था ना कि BSNL में आपको जुगाड़ पानी लगाना पड़ेगा, किससे जुगाड़ है, BSNL का सिम मिल जाए या TNT फोन लग जाए, इस तरह की समस्याएं थी ना। तो इस तरह की समस्याएं और क्षेत्रों में भी देखो। टीवी संचार सिस्टम में अगर आओ, टीवी अब कई नेटवर्क आ गए। पहले होता था दूरदर्शन चलता था, सिर्फ आता था ना, सिर्फ एक मूवी दिखाते थे संडे को या फ्राइडे शाम को या सैटरडे शाम को, यही होता था ना, या संडे 4 बजे आता था मूवी, यही होता था ना। अब लेकिन इतने सारे चैनल हो गए, मूवी देखने का मन ही नहीं। फ्रीडम ऑफ चॉइसेस बढ़ गई और गुणवत्ता बढ़ गई, गुणवत्ता भी बढ़ गई। अब लेकिन यहीं पे अगर सामाजिक इकोनॉमी अर्थव्यवस्था होती तो क्या उसमें गुणवत्ता में सुधार होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सरकार जब तक आप कंपीट नहीं करते, किसी से कंपटीशन में नहीं आते हो, जैसे 4 लोग एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं कंपनियों का, अब चारों लोगों को मार्केट पे कब्जा अगर करना है, क्वालिटी देनी पड़ेगी ना, अच्छी सर्विसेज अच्छी देनी पड़ेगी ना, सब कुछ तभी तो बिकेगा और लोगों को रोजगार, उसमें नया नया रिसर्च और डेवलपमेंट होगा, तभी तो होंगे। और जब कंपटीशन नहीं होगा, नई नई रिसर्च डेवलपमेंट होगा क्या? आज मोबाइल फोन हमेशा अपडेट क्यों होते रह रहा है? मोबाइल फोन की कितनी कंपनियां हैं? सैमसंग है, एप्पल है, वीवो है, MI है, मोटरोला है, और सब में क्या क्या, एक टाइम था कि वो कीपैड फोन था, कीपैड से स्मार्टफोन हुआ, टच फोन हुआ, पेंसिल वाला भी आया, उसके बाद फिर इंप्रूवमेंट क्या, 2G, 3G, 4G, 5G, ये सब क्यों जनरेशन है? क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में, लोगों को एक्सेस चाहिए, और जब कंपटीशन है तो सर्विसेज में आपके सुधार भी हो रहा है, और जब सर्विसेज में सुधार हो रहा है तभी तो लोगों को जॉब क्रिएट हो रही है ना। आपको सर्विस अच्छी चाहिए, आप पैसे देते हैं, तो आप क्वालिटी अच्छी रखने के लिए लोगों का रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ेगा, होगा कि नहीं? तो इसलिए सामाजिक अर्थव्यवस्था में ये समस्याएं होती हैं। थैंक यू बेटा। होती, और इस तरह की इकोनॉमी कहां पाई गई है? ज्यादातर रूस में पाई गई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, ठीक है। ये कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था थी जहां पे सब कुछ सरकार करेगा, सारा कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? सरकार। तो वहां क्या बन गए थे? नौकरशाह सब भगवान बन गए थे। सारी चीजों का आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए सब किसके पास जाएंगे? आप
उन्हीं के पास ब्यूरोक्रेसी की, और उसमें कंपटीशन और काम करने की कैपेबिलिटी सब घटती चली जाती है, इसलिए उसमें रिफॉर्म की जरूरत होती है। और एक दूसरी अर्थव्यवस्था भी इसमें आती है, कमांड इकोनॉमी, मतलब अपने आदेश से शासन होने वाला। इस तरह की इकोनॉमी चाइना में फॉलो होती है। चाइना में उसमें क्या होता है, मार्केट के कुछ पार्ट ये अपने अनुसार ओपन कर रखे हैं, कुछ को कैपिटलिस्ट कर रखे हैं, कुछ को मिश्रित बना रखे हैं, कुछ को सोशलिस्ट भी बना रखे हैं। वो अपने अनुसार कई चीजों के अलग अलग सेक्टर के अलग अलग वे में उन्होंने कर रखा है। और कमांड मतलब अपने आदेश से चीजें करते हैं, चलाते हैं। पूरी सरकार जो अपने आदेश है, उसको जब तक कुछ नहीं नुकसान तब तक कोई मतलब, तब तक फ्री इकोनॉमी भी दिखेगी। इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। और अपने यहां हम जो फॉलो करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था फॉलो करते हैं, ठीक है, जहां पे निजी क्षेत्र के लिए भी हैं और सरकारी क्षेत्र के लिए भी हैं। अभी हम कुछ परसेंटेज निजी क्षेत्र की तरफ और ज्यादा बढ़ा रहे हैं और सेक्टर्स ओपन कर रहे हैं, जिससे जॉब क्रिएशन और ज्यादा हो और इकोनॉमी तेजी से बढ़े। समझ आया? लिख लो ये चीजें, किस किस तरह की इकोनॉमी है। यार एक तो ये बोर्ड बहुत खराब मुझे लग रहा है, इसके इसलिए मुझे लिखते हुए ना करना एक बार। हैं? क्या चीज? हाँ यार लिख लो सब लोग ऐसे ही, तीनों चीजें लिख लो। कौन कौन से ना अर्थव्यवस्था के टाइप कौन कौन से, स्टार्टिंग के हो गए कल के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। उसके बाद आज अगर स्टार्ट किए संगठित, असंगठित, वो हो गया। उसके बाद निजी और सरकारी हो गया। उसके बाद ओवरऑल अर्थव्यवस्था पे जब हम आए तो एक हो गया मिश्रित, बाजारू और सामाजिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। और दूसरा आदेशात्मक, तीसरा लास्ट में वो नोट के फॉर्म में। मेनली 3 ही है, ठीक है। और सबके एग्जांपल्स भी हो गए, और एक हिस्ट्री की कहानी भी हो गई, कैसे आपका एडम स्मिथ का क्या रहा और कीनीज मॉडल क्या रहा। एडम स्मिथ का मॉडल क्या था, कैपिटलिस्ट मॉडल, बाजारू अर्थव्यवस्था का, ठीक है। और इनका क्या रहा, क्या हुआ, नीरा नहीं है, व्यवस्था, बाजारू अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट बाजारू में। इंग्लिश सेक्शन में आया था स्टेट इंटरवेंशन 1929 में। बाजारू तीनों तो समझाया ना भी। अब आगे हम लोग चलेंगे प्लानिंग की तरफ, ठीक है। अब बेसिक प्लानिंग देखेंगे एक एक चीजों पे। इकोनॉमी के लिए हो गई। अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट ऐसा है कि ये सब प्लानिंग क्यों करते हैं, योजनाएं। अब अपनी पूरी इकोनॉमी को हम क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं ना, योजनाबद्ध तरीके से। कौन सा निकल दो,
क्या हुआ? क्या नाम है पूरा? है पूरा नाम क्या है? किसका? जॉन कीनीज। जॉन कीनीज। अब प्लानिंग हम लोग योजनाएं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमें इकोनॉमी को एक वे में पहले डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उसके अनुसार योजनाएं बनाई जाती हैं। तो पहले कुछ आजादी से पहले कौन कौन सी योजनाएं चली थी उसको देखेंगे, फिर साथ में आएंगे पंचवर्षीय योजनाओं पे। ठीक है, और इन सबके सिर्फ बेसिक्स वो देखेंगे, कब आया, ड्यूरेशंस, और कौन से मॉडल के तहत आया, उसमें स्पेशल फोकस किन एरिया पे किया गया। तो इसमें जो है आपको सिर्फ हाथ चलाने हैं अब, ठीक है, कॉपी में, और हम डिक्टेट करेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा बताइएगा, क्योंकि ये प्लानिंग किस लिए की गई आपको। हर एक इकोनॉमी का मॉडल अपनाया जाता है हर लेवल पे। हमने आपको इसीलिए बिजनेस साइकिल पहले पढ़ा दी। हर 5 साल में पंचवर्षीय योजना का क्या था कि डाटा इकट्ठा होगा पूरा, ये योजना लागू हुई, इससे क्या फायदा नुकसान रहा इकोनॉमी का। जब पूरा डाटा हमारे पास आया तो उसके अनुसार अगली योजना बनेगी ना। उसमें क्या अप्स एंड डाउन हुए, किस एरिया पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, किस एरिया पे कम, तो हमारी बिजनेस साइकिल डिफाइन करती है ना। पता चलेगी ना अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ज्यादा ऊपर जा रही है तो और ऊपर कैसे ले जाएं, इस तरह की चीजें होंगी ना। उसी बेसिस पे प्लानिंग हर लेवल पे हर साल प्लानिंग के कुछ अपने हर 5 साल पे पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, और उसके एम और ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते थे सबके। आज इस साल इस पंचवर्षीय योजना में कुछ है, तो अगली पंचवर्षीय योजना में कोई। लेकिन पंचवर्षीय योजना से आने से पहले देश के 1934 में भी एक प्लान आया था, 1938 में प्लान आया, एक बॉम्बे प्लान आया 1944 में, फिर पीपल्स प्लान आया 1945 में, और सर्वोदय प्लान आया 1950 में जाके, फिर उसके बाद आगे प्लान आए। इस तरह के प्लान आए हुए हैं, तो ये साइकिल में आते रहते हैं। तो उस इन सब प्लान्स के हम क्या करेंगे, बेसिक टेनेट्स, बेसिक पॉइंट नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो उसमें किस ईयर में आया वो लिखेंगे, और क्या रहा उसका स्पेसिफिक। तो हाथ थोड़ा तेजी से चलाइएगा और कॉपी नोट डाउन करिएगा। पहला लिखिए, क्या पहले कुछ पॉइंट लिख लीजिए। 1867 से 68 ऐतिहासिक विकास क्रम, एक तरह का ऐतिहासिक विकास क्रम। ऐतिहासिक विकास क्रम हेडिंग डालिए, विकास क्रम। अगला पॉइंट लिखो, अभी ऐतिहासिक विकास क्रम बीच में डालो, उसके बाद अगला लाइन लिखो, तो बता रहे हैं 1867-68, 1867 और 68। अब इसके सामने लिखो, दादा भाई नेहरू जी ने वर्ष 1867-68 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल,
अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, शुक्ला तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? कॉपी नहीं है? पेज लो किसी से, लिखो चुपचाप। हाँ बोल रहे हैं बेटा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की राष्ट्रीय आय की प्रथम बार गणना की थी। राष्ट्रीय आय की प्रथम बार गणना की थी। तुम पेन लेके भी नहीं आए थे? तुम ले आओ, सामने बैठो पहले, यहां आओ। ये क्वेश्चन एक्चुअली में एसएससी के ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है, ये किताब भी, ठीक है। और पहली बार भारतीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी? 68 में। और किस किताब में की थी? 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में आते हैं, या आप और कोई एग्जाम देंगे तो, क्योंकि वन लाइनर एग्जाम होते हैं ज्यादातर, ठीक है। आप लोग वन लाइनर चीजों को भी मतलब याद करने की प्रैक्टिस कोशिश करिए, क्योंकि चीजें आगे मुझे वन लाइनर के फॉर्म में काफी कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी उसी हिसाब से ना, क्योंकि उनको क्लासेस भी उसी हिसाब से लिमिटेड रहूंगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाना चालू करूं तो कोई फायदा नहीं है उस पर, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। अठारह सौ 48 और 49 में 1948 और 49 1948 और 49 1948-49 1948-49 यहां पे लिखो, भारत सरकार ने भारत सरकार ने 1948-49 में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना 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 वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से कराया था। वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से कराया था। क्या हुआ, अभी फिर से बोलना है? अब अगला हेडिंग लिखिए नीचे। ये तो ऐतिहासिक क्रम में कुछ पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम्स में, ठीक है। अगला लिखिए। अगला ऐसे लिखेंगे, जैसे कि हम बोल रहे हैं ना, लिखिए उसी के सामने यहाँ हेडिंग लिखिए, उसी के नीचे 2-3 पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक है।
उससे चीजें याद रहेंगी, पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखिएगा, पैराग्राफ फॉर्म में चीजें याद नहीं होती हैं, और वो स्कूल का चीज नहीं है कि आपको रट के सुनाना है, आपको याद करनी है। देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति। अब इसमें पहला पॉइंट लिखोगे, उन्नीस में ये हुई थी, ठीक है। अब ये लिखोगे इसमें पहले पॉइंट, इस समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। पहला पॉइंट, इस समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। उसमें कौन थी ना। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तथा इस समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। हाँ, समिति की अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय कौन था? सुभाष चंद्र बोस। और इस समिति, जो समिति के बारे में लिख रहे हो, इस समिति के अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। JLN लिख लो शॉर्ट में। थोड़ा हाथ, अगला पॉइंट इसमें है, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत के आर्थिक ढांचे का, स्वतंत्र भारत के आर्थिक ढांचे का विस्तृत खाका तैयार करना था। स्वतंत्र भारत के आर्थिक ढांचे का, बस उसकी इंडिया नहीं समझ में आ रही है क्या? नहीं समझ आ रही है? आर्थिक ढांचे का विस्तृत खाका तैयार करना था। विस्तृत खाका, खाका होता है प्लान, एक तरह का पूरा स्ट्रक्चर। खाका तैयार करना मतलब कोई चीज आप एक रफ फॉर्म में तैयार करिए, प्लानिंग करिए, उसे खाका कहते हैं हिंदी। खाका हिंदी वर्ड है, खाका तैयार करना, विस्तृत। किसको किसको खाका नहीं पता? खाका जिसको नहीं पता हाथ उठा दो। अच्छा, जिसको पता है वो बताए। पता है? बताओ बेटा। खाका, खाका नहीं, खाका बोला है, जिसने खाका लिखा ना, खाका लिख दिया है। तो इस बताओ खाका, इनको समझाओ तुम अपनी लैंग्वेज में। ये बता रही है खाका, बताओ बेटा। हाँ, जैसे बता रहे हो बताओ। हाँ, प्लानिंग एक तरह का स्ट्रक्चर, जैसे आप काम करने सर किसी चीज को तैयार करने का, जैसे आप घर बनाना है, घर बनाने का क्या होगा?
हाँ, नक्शा, जो नक्शा है ना खाका, एक खाका तैयार करते हो यार। आलू बोआई होती है खेत में, उसका पहले माइंड में एक खाका तैयार करते हो, तब मेरी नाली बनाते हो ना, वही होता है ना। वैसे ही अपनी पूरी व्यवस्था का खाका तैयार करना, योजना। यस, अगला तो अगला बाउंड्री प्लान, बाउंड्री प्लान, बाउंड्री प्लान। बताओ जरा हिंदी बच्चे, हिंदी माध्यम के क्या क्या हाल है। किसी और के सामने मत कहना, वरना सब टीचर को पकड़ लेंगे। होता नहीं है, सवाल किसी बच्चे को खड़ा करके कह दिए खा क्या मतलब होता है, नहीं जब टीचर के सामने खड़ा है आप देखे आके बच्चे को नहीं पता है, यही कहेंगे ना। बॉम्बे प्लान 1944, 1944, 1944। या एक बार मैं क्लास में भी पिछली क्लास ले रहा था, तो वहां पे मैंने बोला 446, किसी बच्चे ने लिख दिया 40046, और कई बच्चों ने लिखा था ये 2-3। हाँ, वो तो समझ में आता है, लेकिन ये 446 को 400 हाँ, तो फिर ऐसे में दिक्कत हो जाती है, इसीलिए 1944 बोल रहे हैं। वैसे मोबाइल नंबर पढ़ने की तो आदत है ही सबको। ठीक है, अब लिखो इसमें पहला पॉइंट, जेआरडी टाटा, जेआरडी टाटा, जीडी बिरला, अगला नाम जीडी बिरला, जीडी, जीडी, डी फॉर डॉक्टर, जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, जेआरडी टाटा, जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लिखे हुई नहीं आता, मुझे हिंदी नहीं आता, लिख रहा होगा। तो पास कैमरा नहीं बोलेंगे, बाद में बताते हैं तुम्हें। कुछ लोगों को पनिशमेंट क्लास के बाद मिलनी चाहिए ना। पुरुषोत्तम लिख लिए नहीं लोग। हाँ, पुरुषोत्तम दास एक ही है। हाँ, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एक ही है। हाँ, एडी श्रॉफ, जैकी श्रॉफ मत कर देना, एडी श्रॉफ, कस्तूर भाई लाल भाई, कस्तूर भाई लाल भाई, जॉन मथाई, एडी श्रॉफ। हाँ, अरे जॉन मथाई जैसे दो पत्नियों के द्वारा, जैसे के द्वारा इस योजना को तैयार किया गया था, मिलकर इस योजना को तैयार किया गया था। अब इतना नाम दिखाने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जब भी प्लान पूछा जाता है, इसमें से एक आध दो नाम भी पूछ लिए जाते हैं, इस प्लान में कौन कौन बनाया था। ठीक है, समझे? इसमें सारे नाम तो नहीं, लेकिन पहले के जेआरडी टाटा, जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जॉन मथाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कब आया प्लान, ये इंपॉर्टेंट होता है।
1944 में, ठीक है। इसका मेन फोकस था बाजारू अर्थव्यवस्था पे, सरकार का इंटरवेंशन कम रहे, बाजारू रहे लेकिन सरकार का इंटरवेंशन रहे लेकिन बहुत कम रहे, क्योंकि ये उद्योगपतियों के द्वारा बनाया गया प्लान है ना। इनका क्या था, बाजारू अर्थव्यवस्था की तरफ झुकाव ज्यादा था, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप को भी एक्सेप्ट कर रहे थे। लिखिए, नहीं लिखिए, लिखिए। अगला लिखो जन योजना, पीपल्स प्लान इंग्लिश में कहते हैं, पीपल्स प्लान, जन योजना कहते हैं हिंदी में। ब्रैकेट में लिख लेना 1945, 1945, 1945। ये बीच में थोड़ा ऐसे स्पेस रखा करो तुम लोग आने जाने को। 1945 इसको लिखो। पहला पॉइंट एम.एन. राय के द्वारा स्टार्ट की गई है। एम फॉर मालेगांव, एन फॉर नागपुर, एन फॉर नागपुर, एम.एन. रॉय, रॉय रॉय, एम फॉर मालेगांव नहीं, वो तुम एम में कंफ्यूज ना हो, एम में बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं, एम, एम एन रॉय, ठीक है। थी इस योजना में कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई थी, कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई थी। कृषि क्षेत्र को, एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, कृषि क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया गया था। इसके बाद कृषि और सभी उत्पादनों का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की गई। कृषि तथा सभी उत्पादनों का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की गई थी। इसके द्वारा कृषि तथा सभी उत्पादनों का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की गई थी। ये लास्ट लाइन में आया, लेकिन ये सामाजिक अर्थव्यवस्था के द्वारा अर्थव्यवस्था सब कुछ राष्ट्रीयकरण सरकार के अंदर में करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम तो आपसे बात कर रहे हैं, आप उधर बात कर रही हैं। हाँ, ये क्या समझ में आए बताइए। क्या उससे पुराने बाजारों में था, सामाजिक में आएगा। हाँ, सामाजिक कल्याण वाले में आएगा ना। अच्छा, राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष कौन था? कौन बताएगा? हाथ उठाना, बोलना मत। राष्ट्रीय योजना समिति का बिना नकल किए। कितनी बार बोल रहे सर? अध्यक्ष कौन था? किसने अध्यक्षता किया था? जेएलएन ने। हाँ,
कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे इसी से।